हेलो दोस्तों, मैं शुभम सिंह। आप लोग को पिछली क्लास में बायो के एमपी वर्ग 3 के तैयारी के लिए मैंने पिछली कक्षा में आपको वुमेन्स इनपुट के बारे में चर्चा की थी कि हमारा किडनी जो है कई छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बनी होती है, जिसे नेफ्रॉन कहते हैं। उस नेफ्रॉन में भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है रेनल कार्पसेल्स वृक्क कणिकाएँ और एक होता है नलिकाएँ। तो वृक्क कणिकाएँ जिसको रेनल कार्पसेल्स बोला जाता है, उसमें मैंने वुमेन्स इनपुट के बारे में आप लोग को बताया था कि क्या प्रोसेस होता है। अब देखिए, तो मैंने ये बताया था वुमेन्स इनपुट में आगे जाके कि इसमें जो डीसीटी होता है, डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल्स होता है, ये क्या करता है, ये एडीएच को कंट्रोल करता है। एडीएच क्या होता है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसकी वजह से ये पेशाब मूत्र जो बाहर निकला जाता है वो प्रोसेस होता है। तो क्या होता है कि मैंने बताया था वो कि लोग जब ज़्यादा शराब पी लेते हैं तो क्या होता है कि ये एडीएच बनना बंद हो जाता है। एडीएच बनना बंद हो जाता है, जिसकी वजह से उनको बार बार पेशाब होता है। और मैंने ये भी बताया था कि एडीएच का जो निर्माण होता है कहाँ होता है? पीयूष ग्रंथि में होता है। अब इसी को आगे लेकर चलते हैं आज की कक्षा में। तो देखिए, जो ये हमारा डायबिटीज़ होता है, डायबिटीज़ दो तरह का होता है। डायबिटीज़ एक होता है डायबिटीज़ इंसिपिडस जो कि अभी बताया एडीएच की कमी से होता है। जो अधिकांश लोग शराब पीते हैं, इसका कभी सुना होगा आप लोगों ने, शराब पीने से किसी की मृत्यु हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि इंसिपिडस डायबिटीज़ जो होता है, जब आदमी ज़्यादा शराब पी लेता है तो कोई एडीएच बन नहीं पाता। और क्या होता है, जब बन नहीं पाता तो मूत्र त्याग बढ़ जाता है, आदमी पेशाब ज़्यादा करता है, जल्दी जल्दी करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में और आदमी की मृत्यु हो जाती है। और दूसरा डायबिटीज़ होता है, एक होता है इंसिपिडस डायबिटीज़, एक होता है डायबिटीज़ मिलेटस, जो होता है जो इंसुलिन की कमी से होता है, जो काफ़ी लोगों को आमतौर पर देखने को मिलता है। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन भी एक हार्मोन है, इसमें क्या होता है, ब्लड शुगर बढ़ जाता है, जिसकी वजह से भी आदमी को बार बार पेशाब आता है, मूत्र त्याग करने की इच्छा जागृत होती है। तो अब देखिए, आज हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन की कैसे क्या करता है इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, मानव उत्सर्जन का प्रमुख अंग वृक्क है। प्रत्येक वृक्क में उत्सर्जन के लिए लाखों छोटी यूनिट लगी होती हैं, जिसे नेफ्रॉन या वृक्क नलिका कहते हैं। ये मैंने आपको समझाया था पिछली कक्षा में। नेफ्रॉन का ऊपरी सिरा एक कप का आकार का होता है, जिसे वुमेन संपुट या वुमेन कैप्सूल कहा जाता है, जिसकी क्रियाविधि मैंने आपको चित्र के माध्यम से पिछली कक्षा में बताई थी। इसमें कोशिकाओं का एक गुच्छा बना होता है, जिसको कोशिका गुच्छ कहते हैं, जिसको पोडोसाइट्स भी मैंने बताया था, पोडोसाइट्स भी कहते हैं इसको। वुमेन संपुट नेफ्रॉन का प्रवेश द्वार है, नेफ्रॉन का प्रवेश द्वार है। अशुद्ध रक्त वृक्क धमनी के द्वारा धमनिका से होता हुआ कोशिका गुच्छ में, जो अशुद्ध ब्लड होता है वो वृक्क धमनी के द्वारा जो होता है, धमनिका जो होती है, धमनी देखिए, धमनी कई छोटी छोटी चीज़ों में पार्ट में बढ़ जाती है, जिसको धमनिका बोला जाता है। तो ब्लड क्या कहता है, धमनिकाओं के माध्यम से इसी वुमेन संपुट में पहुंचता है। यहाँ जो होता है, ये तरल पदार्थ जो होता है वुमेन संपुट में पहुंचता है, तो ये वृक्क नलिका में बहता है। और वृक्क नलिका में क्या होता है, तो एक बार तो यहीं से ब्लड जो होता है साफ होता है। इसी दौरान इसमें उपस्थित ग्लूकोज अमीनो आदि उपयोगी पदार्थ कोशिका जाल द्वारा पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। तो ये यहाँ से क्या होता है, जब ब्लड पहुँचता है यहाँ पे, अशुद्ध रक्त पहुँचता है, तो यहाँ से कुछ चीज़ें अंदर जाती हैं, जैसे कि ब्लड अंदर जाता है तो इसमें क्या होता है, एक जाल लगा रहता है जो क्या करता है, इसको कुछ आवश्यक चीज़ें होती हैं, जैसे कि एमिनो अम्ल हुआ, ग्लूकोज, जो इसको एब्जॉर्ब करती हैं, छानती हैं। और जो होता है, जो अपशिष्ट होता है, वो संग्राही नली में भेज दिया जाता है, नीचे की नली में चला जाता है। फिर यहाँ से मूत्र नलिका द्वारा मूत्राशय में भेज दिया जाता है, उसमें यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया जाता है, और यहाँ से समय समय मूत्र मार्ग द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ये को मैंने समझाया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब देखिए, उत्सर्जन हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे, हमने सोचा कि इसी में पादप उत्सर्जन को भी शामिल कर लेते हैं। तो पादप में पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है? पादपों में उत्सर्जी पदार्थ जो होता है, क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, जलवाष्प होता है, रेजिन होता है। रेजिन भी उत्सर्जी पदार्थ पादप पौधों में होते हैं, ठीक है।
गोंद भी होता है, लेटेक्स आदि होते हैं। इन उत्सर्जी पदार्थ का उत्सर्जन भिन्न भिन्न प्रकार से होता है, कई क्रियाविधि कई तरीकों से होता है। जैसे कि देखिए, पादप दिन के समय CO2 छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करके। दिन के समय क्या कर छोड़ते हैं? CO2। और प्रकाश संश्लेषण में प्रयुक्त करके O2 को, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान अपना भोजन बनाते हैं, है ना, और CO2 का यूज करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं? वो ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं, उत्पादित करते हैं, बाहर निकालते हैं, जो वायुमंडल में मुक्त कर देते हैं। और यही प्रोसेस अब ये रात के समय में उल्टा हो जाता है। इसलिए रात को सलाह दी जाती है कि आदमी को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात के समय क्या होता है, जो पेड़ पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन मुक्त न करके CO2 मुक्त करने लगते हैं। ठीक है। अब आगे देखिए, पादप अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायु निर्मुक्त कर रहे हैं। जैसे मैंने पिछली कक्षा में बताया था कि अगर जल भी आवश्यकता से ज़्यादा है तो उसको भी मुक्त करना पड़ेगा, है ना, उसको भी बाहर निकलना पड़ेगा उत्सर्जन के माध्यम से। तो ज़्यादा अगर वाटर हम करेंगे वो भी मान लेंगे नुकसानदेह है। ठीक है। तो अतिरिक्त जल को वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा वायु में मुक्त कर देते हैं। कुछ पादप व्यर्थ पदार्थ पत्तियों में, कुछ पौधे होते हैं विशेष प्रकार के, जो क्या कहते हैं, जो व्यर्थ पदार्थ उनका होता है वो पत्तियों में स्टोर हो जाता है और पत्तियां फिर गिर जाती हैं, इस तरह से वो मुक्त हो जाता है। इस तरह आगे देखते हैं, कुछ उत्सर्जी पदार्थ गोंद के रूप में पुराने जाइलम ऊतक में एकत्रित हो जाते हैं। कुछ उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं वो गोंद, आप लोगों ने गोंद जानते होंगे, गोंद जानते हैं, पेड़ में पाया जाता है, लगा रहता है। गोंद के रूप में जाइलम ऊतक में एकत्रित हो। जाइलम क्या होता है? जो जल की को पहुंचाने का काम करता है पौधों में, वो जाइलम होता है। उससे तो कुछ उत्सर्जी पदार्थ गोंद के रूप में पुराने जाइलम ऊतक में एकत्रित हो जाते हैं। अब देखते हैं, अब हम आगे बात करते हैं, अब हम कोशिका के बारे में बात करते हैं। ठीक है। कोशिका की संरचना क्या है, कोशिका का स्ट्रक्चर क्या है, कोशिका का काम क्या है ना। तो कोशिका को देखिए, कोशिका को क्या कहते हैं? कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई भी कहते हैं, क्रियात्मक इकाई भी कहता है, जीवन की सूक्ष्मतम इकाई। संरचनात्मक इकाई इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोशिका जो है छोटे छोटे कोशिका, कई छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर आदमी शरीर बनता है, बॉडी बनती है ना, इसलिए इसको संरचनात्मक इकाई कहा जाता है। और इसको क्रियात्मक, क्योंकि ये कार्य में भी भाग लेता है, जीवन के शरीर के जो फंक्शन होते हैं उसमें भी भाग लेता है, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है, किसी अंग की मूल संरचनात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में सबसे पहले सेल की खोज की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665, और 1665 में रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी या कोशिका विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। या पूछा जाता है कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो वो भी रॉबर्ट हुक हैं। फिर देखिए, वे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है बहुकोशिकीय कहलाते हैं। जैसे एक मानव हुआ, जानवर हुआ, है ना, जैसे हम लोग हैं, तो हम लोग बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिका वाले जीव एक कोशिकीय कहलाते हैं। एक कोशिका वाले जीव एक कोशिकीय कहलाते हैं, जिसको यूनिसेलुलर भी बोला जाता है। जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु, ये सब क्या हैं? एक कोशिकीय हैं, है ना। अब देखिए, एक कोशिकीय को भी कई इसमें वैरायटी में बांटा जाता है। जैसा कि यहाँ पे अमीबा, पैरामीशियम, जीवाणु तीनों एक कोशिकीय हैं, लेकिन अमीबा और पैरामीशियम जो होता है ये यूकैरियोटिक में आता है, और जीवाणु जो होता है ये प्रोकैरियोटिक में आते हैं। ठीक है। आगे देखिए, यदि जो हमने नोट्स बनाया है, बहुत चीज़ें ढूंढ के काफ़ी अच्छी तरह से एनालिसिस करके, रिसर्च करके इस नोट्स को तैयार किया है। ठीक है ना, बहुत मेहनत लगी है इसमें। आगे देखते हैं, शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी एकल कोशिका है, सिंगल सेल है। मानव शरीर में खरबों कोशिकाएं पाई जाती हैं जो आकार में, देखिए मानव शरीर में जो होती हैं सभी कोशिकाएं एक आकार की नहीं होती हैं, वो अपने काम के हिसाब से, विशिष्ट कार्य के हिसाब से वो अलग अलग होती हैं, शेप में भी और कार्य में भी। ठीक है। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका जो होती है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है? मादा अंडाणु होती है। और इसके मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका नर युग्मक, जिसको शुक्राणु कहा जाता है, होती है। आगे क्या कह रहा है, ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म आल्सो परफॉर्म ऑल द नेसेसरी एक्शन दैट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म डू। इसका कहना मतलब है कि जैसे, मतलब कि एक सिंगल सेल भी उसी तरह अपना जीवन यापन करता है, अपना
क्रियाविधि करता है, जैसे कि एक बहुकोशिकीय जीव का जो सेल होता है वो करता है। जैसे कि जैसे अमीबा एक कोशिकीय है। अमीबा भी क्या करता है, फूड को, भोजन को ग्रहण करता है, पचाता है, कैप्चर करता है, डाइजेस्ट करता है ना, श्वसन करता है, श्वसन क्रिया में भाग लेता है, उत्सर्जन करता है, और वृद्धि और प्रजनन भी करता है। ठीक है, एक उसकी। अब देखिए अमीबा के बारे में और कुछ चीज़ें जान लेते हैं। अमीबा की बात करें तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसके शरीर से अलग अलग लंबाई के उभार निकले होते हैं, जिससे स्यूडोपोडिया कहा जाता है। देखिए ये अमीबा है, इसका कई तरह से इधर उधर ऐसे भागता रहता है, तो इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता। इसलिए इसका जो पैर होता है जिससे ये गमन करता है, इसको स्यूडोपोडिया, झूठे पैर कहते हैं। अमीबा का पूरा नाम क्या होता है? अमीबा प्रोटियस होता है। अमीबा प्रोटियस होता है। प्रोटियस का मतलब, ये बहुत ध्यान से रखिए कि कभी भी इसका ये क्वेश्चन में पूछ लेता है अमीबा का पूरा नाम क्या है, क्योंकि अमीबा का पूरा नाम अमीबा प्रोटियस है। प्रोटियस कौन है? ग्रीक देश के भगवान है वो, है ना। प्रोटियस का अर्थ ग्रीक देश के जो भगवान है माना जाता है, वो अपना आकार लगातार परिवर्तित करते रहते हैं, और ठीक इसी तरह अमीबा भी करता है। इसलिए अमीबा का पूरा नाम अमीबा प्रोटियस है। ये देखिए अमीबा, ये स्यूडोपोडिया है। ये किसके लिए होता है? गमन करने के लिए, चलने के लिए, और भोजन को पकड़ने में भी मदद करता है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। मानव शरीर में विभिन्न कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये कोशिकाएं किसी विशिष्ट कार्य से संबंधित विभिन्न आकृतियों की होती है। मैंने बताया कि जैसे मानव शरीर में जो होती है कोशिकाएं सब एक शेप की नहीं होती हैं, एक आकार की नहीं होती, उनके अपने कार्य के हिसाब से अलग अलग होती हैं। जैसे कि आरबीसी भी एक सेल है, रेड ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी भी एक प्रकार का सेल कोशिका है, वाइट ब्लड सेल, है ना। देखिए तो आरबीसी क्या, आरबीसी के बारे में जानिए। आरबीसी में नाभिक नहीं पाया जाता, ये जान लीजिए दोस्तों, ये बहुत इम्पोर्टेंट वो है, नॉलेज है, जानकारी है कि आरबीसी में नाभिक नहीं पाया जाता। अब जब नाभिक नहीं पाया जाता तो नाभिक में माइटोकांड्रिया पाया जाता है, इसमें माइटोकांड्रिया भी नहीं पाया जाएगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूबीसी अपना आकार परिवर्तित करता रहता है। आरबीसी में नाभिक नहीं पाया जाता है, इसलिए माइटोकांड्रिया भी नहीं पाया जाता। अब देखिए आगे, पशु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है जो शरीर को आकार प्रदान करती है। पशु कोशिका जो होती है उसमें कोशिका झिल्ली होती है जो कोशिका को आकार प्रदान करती है, जबकि पादप कोशिका में अतिरिक्त दीवार होती है। यानी कि कहना चाह रहा है कि पशु कोशिका में जो होती है कोशिका झिल्ली होती है, और पशु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है, और पादप कोशिका में भी कोशिका झिल्ली होती है। लेकिन जो होती है पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है, एक दीवार पाई जाती है जिसके कोशिका भित्ति कहते हैं, जबकि पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये जो कोशिका भित्ति होती है क्या करती है? कुछ सपोर्ट प्रदान करती है, किसको? पादप कोशिका को। और ये पादप कोशिका, ये जो जीवाणु, देखिए जो जीवाणु होते हैं, आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, जीवाणु में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, इसलिए जीवाणु को पादप कोशिका में रखा जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैं चित्र के माध्यम से आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ। ये एनिमल सेल है, ये प्लांट सेल है। यहाँ देखिए इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे है, यहाँ पे भी सेल, यहाँ पे सेल वॉल भी है, कोशिका भित्ति भी है, पर यहाँ पे नहीं है। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन होता है, चाहे वो पशु कोशिका हो या पादप कोशिका, ठीक है, दोनों का जो सेल मेम्ब्रेन होता है किससे बना होता है? लिपिड और प्रोटीन से बना होता है। ये देखिए ये भी लिपिड प्रोटीन से बना है, ये भी लिपिड प्रोटीन से बना है। लेकिन जो कि पशु कोशिका होता है इसमें तो सेल वॉल पाया नहीं जाता, और लेकिन पादप कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है। तो सेल वॉल जो बना होता है पादप कोशिका को, वो किससे बना होता है? सेलुलोज से बना होता है। किससे बना होता है? सेलुलोज से। ठीक है, अब आगे चीज़ें जानते हैं, देखते हैं, आप लोगों को बताते हैं। फिर देखिए क्या सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका का आकार 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर mm होता है, जो जीवाणु कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? जीवाणु कोशिका होती है, और इसका आकार कितना होता है? 0.5 से 0.5 mm होता है। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग का अंडा है, इसका आकार कितना है? 170 mm इंटू 130 mm, यानी कि काफ़ी बड़ा होता है। सबसे छोटी कोशिका जो जीवाणु कोशिका होती है उसका नाम क्या है? माइकोप्लाज्मा। क्या है? माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा।
ठीक है। कोशिका का आकार किसी पौधे या जानवर के आकार से संबंधित नहीं है, यानी कि कोशिका का आकार, इसका ये कहना चाह रहा है कि कोशिका का आकार किसी पौधे या जानवर के आकार से संबंधित नहीं, क्योंकि ऐसा अगर आप जिस तरह का जीव है कोई उसी तरह का उसी आकार का अगर उसकी कोशिका हो, ये जरूरी नहीं है और ऐसा होता भी नहीं है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं, सेल के कितने भाग होते हैं, कोशिका कितने भाग होते हैं। कोशिका के 3 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक, है ना। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म। कभी साइटोप्लाज्म दिया रहता है, हिंदी में नहीं दिया रहता कोशिका द्रव, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। साइटोप्लाज्म मतलब कोशिका द्रव, केंद्रक मतलब न्यूक्लियस, कोशिका सर्वोच्च नेत्रक। उसका अब आगे देखिए, कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है, कोशिका झिल्ली को सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा झिल्ली के रूप में भी जाना जाता है। ये छिद्रपूर्ण होती है ताकि पदार्थ को अंदर और बाहर, इससे जो पदार्थ होते हैं अंदर भी जाते हैं बाहर भी जाते हैं, है ना। तो कोशिका से विभिन्न पदार्थों गति को, और ये क्या करता है, कोशिका विभिन्न पदार्थों गति को नियंत्रित करता है, क्योंकि इस छिद्र होते हैं, कोई पदार्थ जाता है आता है अंदर, उस चीज़ को ये कंट्रोल करती है। ठीक है। कोशिका जो विभिन्न पदार्थ होते हैं वो अंदर बाहर, उसका गति क्या होगी, कहाँ जाएंगे, क्या कैसे, वो सब नियंत्रित कौन करती है, कोशिका झिल्ली नियंत्रित करती है। ठीक है। और देखिए, कोशिका के केंद्र में एक समृद्ध और गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच एक जेली जैसा पदार्थ होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं, वही कोशिका द्रव्य। केंद्रक और कोशिका झिल्ली, ये अभी बताया था ना, ये केंद्रक है, ये कोशिका झिल्ली, किसके बीच में जो ये लिक्विड है इसको क्या बोला जाता है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है, ये बताना चाह रहा था। कोशिका, अब देखिए कोशिका कई अन्य घटक भी होते हैं जैसे कि राइबोसोम। कोशिका में और चीज कौन से घटक और कौन से चीज़ें पाई जाती हैं, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी। ठीक है। अब देखिए आगे हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, कोलिकर ने की थी। ये किस में पाया जाता है, प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है। ये डबल मेम्ब्रेनस होता है, इसमें दोहरी झिल्ली आवरण होता है, दो झिल्लियाँ इसमें पाई जाती हैं। इसको पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करती है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करना, इसलिए ग्लूकोज का ऑक्सीकरण करती है, इसलिए कोशिका का श्वसन केंद्र भी कहा जाता है ना। कोशिका का श्वसन केंद्र भी इसी को कहा जाता है। ठीक है। इसमें जो होता है माइटोकॉन्ड्रियम, डीएनए जो होता है गोलाकार और नग्न पाया जाता है। डीएनए क्या कैसे पाया जाता है, गोलाकार और नग्न पाया जाता है। ठीक है। अब हरित लवक की बात करते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इसकी खोज किसने की थी, सिम्पर ने की थी। ये केवल पौधों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पौधों में। ये भी डबल मेम्ब्रेनस होता है, दोहरी झिल्ली आवरण होता है। यहाँ पे देखिए हरित लवक, आपको पता है कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण, क्लोरोप्लास्ट में हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है और इससे ग्लूकोज का निर्माण होता है ना। ग्लूकोज का निर्माण होता है, फिर पौधे अपना भोजन बना पाते हैं। ठीक है। और इसलिए ग्लूकोज का निर्माण, इसलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है, रसोई, कोशिका का रसोई घर। इसमें भी डीएनए जो होता है गोलाकार व नग्न पाया जाता है। और आपको एक चीज़ एक स्पेशल बता देते हैं इसमें। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में क्या कॉमन होता है, इन दोनों में डीएनए पाया जाता है, इसलिए इन दोनों को कोशिका का अर्धस्वशासित कोशिकांग कहा जाता है। अर्धस्वशासित कोशिकांग का मतलब ऐसे है, जैसे मान लीजिए मेरा ये हाथ है, मैं यहाँ से अगर काट दूँ, है ना, तो ये हाथ मेरा जो कटा हुआ भाग है ये काम करना बंद हो जाएगा, यानी कि मृत्यु हो जाएगी इसकी। लेकिन जो होता है ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये हरित लवक होता है, इसकी खासियत क्या है दोस्तों, इसकी खासियत ये है कि अगर देखिए इसके कह रहा है कि इन दोनों में डीएनए पाया जाता है, इसलिए इन दोनों को अर्धस्वशासित कोशिकांग कहा जाता है। ये जो होता है अगर इसको अलग कोशिका से अलग भी कर दिया जाए, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक को कोशिका से अलग भी कर दिया जाए, तभी ये अपना कुछ काम अपने से कर सकते हैं, कर लेते हैं। ठीक है ना, कुछ प्रोसेस ये खुद से कर लेते हैं, इसलिए इनको स्वशासित कहा जाता है, अर्धस्वशासित कहा जाता है। ठीक है। अब थोड़ी क्लास और बची है, ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। देखिए अब राइबोसोम के बारे में बात करते हैं। राइबोसोम जो होता है किस में पाया जाता है, राइबोसोम पौधों में पाया जाता है
और जंतुओं में। पौधों में राइबोसोम खोज किसने की थी? रॉबिन्सन ब्राउन ने की थी। जंतुओं में किसने की थी? पायलोड ने की थी। ठीक है, जो पौधों में जो राइबोसोम खोज किसने की थी? रॉबिन्सन ब्राउन ने की थी। और जंतुओं में किसने की थी? पायलोड ने की थी। यह सबसे छोटा कोशिकांग होता है। राइबोसोम क्वेश्चन में पूछता है सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा है, तो राइबोसोम होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? कोशिका में पाया जाता है। ठीक है, ये नॉन मेम्ब्रेनस होता है। ध्यान रखना कि राइबोसोम में कोशिका क्या कहते हैं, नॉन मेम्ब्रेनस, कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, नॉन मेम्ब्रेनस में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती। इसमें क्या होता है? राइबोसोम में क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण होता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। आगे देखते हैं तारक काय, जिसको कुछ सेंट्रोसोम कहता है। क्या कभी एग्जाम में ये तारक काय वजह सेंट्रोसोम दिया रहता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो तारक काय जो होता है ये किस में पाया जाता है? सेंट्रोसोम केवल जंतु में पाया जाता है। तारक काय केवल जंतु में पाया जाता है। खोज किसने की थी? टी बॉवेरी ने की थी। ये सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, एकल झिल्ली आवरण होता है इसमें। इसका कार्य होता है कोशिका विभाजन में सहायता करना। तारक काय का काम क्या होता है? सेंट्रोसोम का कोशिका विभाजन में सहायता करना होता है। ठीक है, अब गाल्जी का है, गाल्जी बॉडी जिसको बोलते हैं, इसको खोज किसने की थी? कैमिलो गाल्जी ने की थी। ये पौधो जंतु दोनों में पाया जाता है। तारकाय सेंट्रोसोम केवल जंतुओं में पाया जाता है। गाल्जी बॉडी पौधों, गाल्जी बॉडी जिसको गाल्जी क्या कहते हैं, पौधो जंतु दोनों में पाया जाता है। ठीक है, ये सिंगल मेम्ब्रेनस ये भी होता है। ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेनस ये तारकाय भी सिंगल मेम्ब्रेनस होता है, गाल्जी काय भी सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, कार्य इसका विभिन्न प्रकार पौधों का श्रावण करना, विभिन्न पदार्थों को मतलब हार्मोन्स का श्रावण करना किसका काम है? गाल्जी बॉडी का, गाल्जी काय का। भोज्य पदार्थों की पैकेजिंग करना, भोज्य पदार्थों को पैकेजिंग करना उनका काम किसका है? गाल्जी बॉडी का है। और अनावश्यक पदार्थों का उत्सर्जन, जो अनावश्यक पदार्थ बनते हैं उनका भी उत्सर्जन यानी बाहर करना, एक्सक्रेट करना किसका काम है? गाल्जी बॉडी का काम है। आगे है लास्ट में अंतःप्रद्रवी जाल का, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? केआर पॉर्टर। ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। ठीक है, ये भी सिंगल मेम्ब्रेनस होता है। इसका कार्य प्रोटीन निर्माण में सहायता करना होता है। ठीक, प्रोटीन निर्माण में, प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? कहाँ होता है प्रोटीन का निर्माण? राइबोसोम में। और प्रोटीन निर्माण में सहायता कौन करता है? अंतःप्रद्रवी जैल का। इसकी खोज किसने की थी? केआर पॉर्टर ने। तो ये एक प्रोटीन निर्माण में सहायता करता है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है, कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ठीक है, देखते हैं आगे। तो मैंने क्या बात की? डबल मेम्ब्रेनस में कौन कौन था? डबल मेम्ब्रेनस में माइटोकॉन्ड्रिया था और क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक था। नॉन मेम्ब्रेनस में मैंने बताया था कि राइबोसोम में कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, झिल्ली नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये आपको बताया था। अब जो होता है सिंगल मेम्ब्रेनस में किसकी बात की थी मैंने? सिंगल मेम्ब्रेनस में मैंने बात की थी आपकी क्या? सेंट्रोसोम था, सेंट्रोसोम था, गाल्जी बॉडी थी और है ना, और ये क्या था? अंतःप्रद्रवी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये सही। तो दोस्तों अब देखिए वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं चाह रहा हूँ और चीज़ें कल की क्लास में बताई जाएंगी। तो यहीं पे चैप्टर ख़त्म करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग को हमारा ये क्लास अच्छी लगी तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, द नेशन बिल्डर के नाम से है। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।